नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टेशनरी सेक्टर का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एंड स्टेशनरी सेक्टर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन फॉल्स इनटू द लार्जर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में करीबन एक 7 से 8 थीम्स है, राइट? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल फंडामेंटली एनालाइज ईच ऑफ द थीम्स दैट यू सी ऑन द स्क्रीन, बट टुडे वी स्टार्ट विथ स्टेशनरी एंड objective is very simple. We want to find high growth companies which could be available at reasonable valuations, right? तो थोड़ा सेक्टर के बारे में समझ लेते हैं, what this sector is all about, right? तो the first question which we need to ask when we do any sector analysis is what is the pace at which the sector is growing, right? It's very important to answer this question, right? Because whatever the pace at which the sector is growing, उसका जो market leader होता है या फिर top 1 or 2 companies जो होते हैं, they grow at more than twice the pace of that growth. So for example, यहाँ पे 13% is the pace at which stationery is growing in India. इसका जो market leader है या फिर इसके top 1 or 2 players है, they should grow at 26% plus sales growth, right? Sales growth, profit growth over a period of time, right? तो इससे एक बहुत अच्छा अनुमान मिल जाता है कि we can find companies which are 25% sales growth, profit growth in this sector, right? बहुत सारे consumer staples में जो themes आते हैं, they grow at 5%, 7%, right? तो उसका जो market leader है वो 14%, 15% से grow होता है. So that is something which does not fall positively on the filter that we have of 25% sales growth and profit growth. तो इस consumer discretionary theme में, stationery की theme में, which is growing at 13%, we will try to find out companies which are growing at 26% plus, right? That is the objective, right? So the next question that we ask is ये sector जो है क्या ये एक cyclical sector है या फिर एक structural sector है, right? तो इसका chart देख के clear cut समझ में आता है. तो couple of companies जो इस सेक्टर में उनके चार्ट्स देखेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आपको सिक्लिकलिटी दिख रही है? मुझे तो यहाँ पे सिक्लिकलिटी नहीं दिख रही है, यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा सीजनैलिटी दिख रही है, राइट? तो ये जो एक लंबे लंबे जो डंडियाँ दिख रही है, जो लंबे लंबे टार्स दिख रहे हैं, राइट, दैट इज़ प्रिडोमिनेंटली जो अप्रैल में जून का क्वार्टर होता है, जब स्कूल्स खुलते हैं जून जुलाई में, वो क्वार्टर का डिटेल्स एक तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. सो दिस इज़ नॉट अ सिक्लिकल सेक्टर, इट्स अ स्ट्रक्चरल सेक्टर, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ सीजनैलिटी इन दिस, राइट? एक और कंपनी का देख लेते हैं. अगेन इफ़ यू सी ओवर हियर, स्ट्रक्चरल ग्रोथ है, काफ़ी सीजनल है. वो एक जो पहला क्वार्टर होता है साल का, जहाँ पे किताबें लोग खरीदते हैं, बहुत सारा स्टेशनरी का सामान खरीदते हैं, स्कूल्स खुलते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होता है. फिर उसके बाद के जो 3 क्वार्टर्स होते हैं वो काफ़ी ठंडे होते हैं, राइट? ये आपको डी ग्रोथ दिखा है यहाँ पे. इट इज़ प्रिडोमिनेंटली ऑफ कोविड व्हेन द स्कूल्स वर शट डाउन, राइट? तो उसके अलावा दिस लुक्स लाइक अ फेयरली स्ट्रक्चरल सेक्टर. एक सिक्लिकल कंपनी का भी मैं ग्राफ दिखा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, राइट? दिस इज़ अ सिक्लिकल कंपनी. यहाँ पे सेल्स ग्रोथ गिर रहा है, फिर बढ़ गया, फिर गिर गया, फिर थोड़ा स्लाइड किया ऊपर की तरफ, फिर गिर गया, फिर बढ़ गया, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और फिर गिर गया, राइट? सो दिस इज the chart of Tata Steel, which produces a commodity which is cyclical in nature. It produces steel, right? So it's very clear that this sector is a structural growth sectors, and we can very confidently try to find for companies which are growing at 25% sales growth, profit growth, and companies which have certain amount of stickiness in them कि यार पिछले 3 साल से, 5 साल से, 7 साल से 25% के sales growth से grow कर रहा है, right? It cannot be cyclical companies that or cyclical type of sales growth that we need to search for. काफ़ी अच्छे consistent compounders हमें ढूंढने चाहिए इस sector में, इस kind of space में, right? Now are there tailwinds to this sector? Yes, there are certain couple of tailwinds to this sector. एक तो demographics है, India is still a young country, बहुत सारे students हैं, तो demography एक बहुत important is on the side of the sector. काफ़ी ज़्यादा demand school students, college students से आता है. So stationery is kind of a fast moving kind of a sector, especially if you look at the demography. Stress on literacy and education. Yes, we had education reforms couple of years back, and एक बहुत बड़ा population जो है वो literate हो रहा है या हो चुका है, and this will provide the necessary tailwinds. And the third one is stationery as a fashion for kids. So I remember very well, जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो क्लास में कोई अगर एक कंपस लेके आया करता था, which could be काफ़ी कलरफुल कंपस या फिर काफ़ी एक थोड़ा हट के कुछ प्रोडक्ट होता था, पेंसिल, पेन, कंपस. So that would attract a lot of eyeballs. So kids are very important influencers in this sector. That's why if you see school stationery or school being 55% of the total pie, जो total larger sector है,
contribution of school is 55%, office is around 30%, so this is more of your B2B model, but आपका school stationery forms 55%, which is predominantly your B2C model, and 80% is B2B, so this is B2C, so consumer facing sector है. डोमेस्टिक ही ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कुछ हद तक होते हैं, कुछ कंपनीज़ करते हैं, जो हम कंपनीज़ एनालाइज करेंगे उसमें से 2-3 कंपनीज़ है जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लार्जर क्लाइंट्स, ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए, तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स वहाँ पे दिख के आते हैं, राइट. What are the threats to this sector? Digitization is a very big threat to this sector. So one of the companies that I used to work before, the policy over there is that was that we have to go paperless. तो किस तरह पेपर कम से कम इस्तेमाल करना है, that is what people used to think and suggest. The admin especially is to tell us, right? Competition from unorganized space is another kind of a threat. तो अगर आप देखोगे, the top 3 players of the sector form around 40% of the total sector. इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा concentrated sector नहीं है, organized sector नहीं है, unorganized है, fragmented है. Fragmented क्यों है? क्योंकि barriers to entry into this sector is very very low. अगर मुझे पेंसिल या पेन बनाना है तो मैं किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के पास जाके पेंसिल पेन बनाऊंगा और अपना जो लोकल मार्केट है, स्टेशनरी मार्केट है, उसमें बेचना शुरू कर दूंगा, या लोकल मार्केट है बड़ा, वहाँ पे उसको अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में बेचना शुरू कर दूंगा एक 7% 8% का मार्जिन लगा के. सो दैट्स व्हाई द बैरियर्स टू एंट्री इन दिस सेक्टर आर वेरी वेरी लो, ड्यू टू विच there is enough competitiveness, enough fragmentation, and obviously there is not enough differentiation in the product. पेंसिल होती है, राइट, पेन होता है. एक वक्त में मुझे याद था कि नटराज की पेंसिल लेते थे हम, या फिर शार्पनर या इरेजर जो होता था वो सिर्फ अप्सरा का लेते थे, बट मुझे नहीं लगता है कि उस तरह का प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन या उस तरह का ब्रांड रिकॉल अभी के प्रोडक्ट्स में है. बहुत वक्त हुआ है मैंने पेंसिल या पेन खरीदा है, बट मुझे नहीं लगता कि उस तरह का ब्रांड रिकॉल जब 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जिस तरह का था वो अभी है, राइट. सो ब्रांडिंग इज़ अ वेरी की एलिमेंट ओवर ईयर. किस तरह कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनको ब्रांड करते हैं, दैट कम्प्लीटली डिसाइड्स कि कितना ज़्यादा सेल्स होता है और किस तरह के मार्जिन्स रहते हैं, right? But overall, it's a fairly fragmented sector, low barriers to entry, and there is not enough differentiation in the products per se, right? So एक larger macro एक understanding sector की लेने के बाद, we'll just look at how the various segments in this structure operate, in this sector operate. तो paper forms 42%, non-paper is 58%, paper में notebooks is 65%, the paper that we use, sheets that we use, that's 35%. तो बहुत सारी companies, they want to stay away from the paper business because the paper business is a very low margin business. Normally people prefer to get into the writing instruments business, जो pen, pencil, markers जो होते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक तरह से मार्जिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रीमियमाइजेशन बहुत होता है, मास प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनते हैं, राइट. बहुत सारे कंपनीज जो स्पेस में है, उनके R&D टीम्स होते हैं विच ट्राई टू काइंड ऑफ गो ऑन द फील्ड एंड कंज्यूमर इंसाइटिंग करके बच्चों को क्या पसंद है, किस तरह के पेन्स, पेंसिल्स, मार्कर्स पसंद है, क्या उसमें इनोवेशन ला सकते हैं, वो सब इकट्ठा करके, वो सब कलेक्ट करके एक तरह से प्रोडक्ट्स बनाते हैं. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ, so this sector is growing at 16% CAGR year on year, right? It's growing faster than the market growth, which is 13%, and the size of this kind of sub segment is around 60%. तो ये एक high growth segment है non-paper में. बाकी जो तीन है, these are low growth segments. Office supplies is 21%, B2B होता है, ज़्यादा margins नहीं होते इन products में, right? ये crayon, sketch pens, again इसमें ज़्यादा differentiation दिखता है, but again the pace, the contribution is just 5% and it's growing at even a smaller pace or lesser pace. And there are some other kind of adhesives and erasers which come in, other kind of product portfolio, right? So this is the larger, the way the segments are divided in this sector. Now we'll have a look at the companies which are there in this sector and try to analyze each of them, right? तो यहाँ पे जो नंबर 1 स्पॉट पे obviously ITC है. ITC के बाद ये 4 कंपनीज है, right? So DOMS is a mid cap company, 15,000 का market cap है इस कंपनी का, इसका market share 12% है, ITC का 20% है, DOMS का 12% है. Camlin, Flair और Navneet, ये जो तीनों कंपनीज है, these are small cap companies, right? And इनका जो market share है वो सिंगल डिजिट्स में 7%, 8% एंड 4%, राइट. तो मेजर एक कंपनी इसमें ITC के बाद जो है वो है DOMS, राइट.
तो कंपनीज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, स्ट्रेंथ्स क्या है, उनके वीकनेसेस क्या है एक तरह से। तो अगर आप डोम्स की बात करें, द लार्जेस्ट, सो डोम्स इज अ मार्केट लीडर इन पेंसिल्स, राइट? सो द लार्जेस्ट कैटेगरी दैट डोम्स हैज़ इन इट्स पोर्टफोलियो इज पेंसिल, राइट? एंड इट contributes 32% to its top line, right? And डोम्स की खास बात ये है कि the product range is very diverse over here. So except for office supplies and papers, right? डोम्स बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो स्टेशनरी में होते हैं वो एक तरह से बनाता है, राइट? द चैनल स्ट्रेंथ ऑफ डोम्स इज अराउंड 3800. नॉर्थ में और वेस्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है डोम्स, राइट? बट इन ईस्ट एंड साउथ इट इज़ एक्सपैंडिंग इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? सो डोम्स इज़ वन कंपनी. सेकेंड इज कैमलिन. कैमलिन इज़ अ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, जो मैंने सेगमेंट की बात की, जो सबसे फास्ट ग्रो कर रहा है 16% से. तो कैमलिन ऑपरेट्स इन राइटिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज़ पेन, पेंसिल्स एंड मार्कर्स, and 80% of the top line contribution that happens is from the writing segment. ये पेन, पेंसिल, मार्कर्स बनाती है ये कंपनी, राइट? एंड बाकी जो प्रोडक्ट्स है जो स्टेशनरी के थोड़े कम ही बनाती है. इसका चैनल स्ट्रेंथ करीबन 1500 है, राइट? फ्लेयर जो है, अगेन द टॉप कैटेगरी दैट इज कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट टू द टॉप लाइन इज राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? फ्लेयर के पेन्स जो होते हैं मास प्रीमियम सेगमेंट में फ्लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक अच्छा ब्रांड रिकॉल है फ्लेयर का. इसका इट्स अ मार्केट लीडर इन पेन्स, एंड इसका जो चैनल स्ट्रेंथ है या डिस्ट्रीब्यूशन सबसे स्ट्रॉन्ग है. 7700 का इसका चैनल स्ट्रेंथ है. एक तरह से काफ़ी वेल स्प्रेड चैनल है, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, एंड इट्स देयर इन ऑलमोस्ट, it's pan India, it has a pan India presence, right? Navneet is mostly stationery exports. तो US में जो Walmart और Target में जो भी stationery दिखता है या फिर मिलता है वो Navneet का होता है. So 40% of the top line contribution comes from exports, because it's exports to all these larger B2B companies or larger retailers in the United States. And ये company publishing भी करती है. तो for example, you know, टेक्स्ट बुक्स जो होते हैं स्कूल के, जैसे मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो मेरे जो टेक्स्ट बुक्स होते थे वो नवनीत के होते थे. तो जो भी स्टेट बोर्ड्स स्पेशली जो होते हैं गुजरात, महाराष्ट्र के, वहाँ का जो भी टेक्स्ट बुक्स जो है वो नवनीत के एक तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट? तो नवनीत क्या करता है कि नवनीत का जो मेजर ग्रोथ जब आता है तब आता है जब करिकुलम चेंज हो जाता है, क्योंकि करिकुलम चेंज नहीं होता है तो लोग एक तरह से रीसेल के काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक्स यूज़ करते हैं. तो नवनीत हर वक्त रुका रहता है कि जैसे करिकुलम चेंज हो गया तब उसकी जो नई किताबों की खपत है वो बढ़ जाए. तो काफ़ी एक एक्सटर्नल इवेंट के ऊपर नवनीत का पूरा सेल्स स्ट्रैटेजी एक तरह से बेस्ड होता है, राइट? So this was a brief about the strengths of the company, उनका distribution channel. Let's talk about the growth of each of these companies, right? तो यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड दिखा है, राइट? अगर आप पिछले 3 साल का, 5 साल का और 1 साल का डेटा देखते हो, राइट? एक एक कंपनी का देखेंगे हम, राइट? तो पिछले 3 साल का जो डेटा दिख रहा है सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ का, दीज आर लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर्स. 28% सेल्स ग्रोथ, 88% प्रॉफिट ग्रोथ. बट वही जगह 5 साल का डेटा देखोगे, इट्स 4% and 5%, right? पिछले 1 साल का डेटा देखोगे तो सेल्स ग्रोथ इज जस्ट 2%, बट प्रॉफिट ग्रोथ इज 43%, राइट? और यही कहानी मुझे बाकी कंपनीज में भी दिखी, वेर इन द लास्ट 3 years सेल्स डेटा और प्रॉफिट डेटा इज रियली गुड, बट प्रीवियस ईयर सेल्स डेटा, प्रॉफिट डेटा इज नॉट दैट ग्रेट, एंड 5 years भी इतना ठीक नहीं है. नवनीत के बाद लेट्स लुक एट फ्लेयर, राइट? फ्लेयर अगर आप देखोगे तो पिछले 3 साल का जो डेटा है 47% सेल्स ग्रोथ, 518% प्रॉफिट ग्रोथ. 5 साल का देखोगे इट्स वीकर एट 8 and 13, and if you look at last year it's -4 and -12, right? So this was Flair, right? If you look at Camlin, again the same trend, right? पिछले 3 साल का डेटा, 3 साल का सेल्स ग्रोथ 26%, 68%, 5 साल का 3%, 22%, एंड पिछले 1 साल का -4 and -46, राइट? तो ये एक्चुअली द रीज़न फॉर दिस इज़ कि जैसे कोविड का पीरियड ख़त्म हुआ या फिर कोविड के बाद जब स्कूल्स खुले तो जो पेंट अप डिमांड था 2022-23 में, वो कहीं ना कहीं ये जो 3 साल का डेटा है उसके अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है. But before that, the companies were in single-digit sales growth, profit growth, and even if you look at the last 1 year, it's single-digit sales growth and profit growth, right? The exception to this is DOMS, right? अगर आप DOMS का डेटा देखोगे, so if you look at 3 years sales growth, profit growth, it's 56%, 190%, but even in 5 years, it's 19% and 29%, right? Even in last year, it's 20% and 43%. So from a growth perspective, DOMS stands apart from the other 3 companies,
And the other thing which is very clear is कि the other companies are losing market share and DOMS is taking market share because DOMS is growing faster than the rate at which the sector is growing. So the sector is growing at 13%, DOMS is growing at 19%, 56%, 20%. These numbers are bigger than 13. That's why DOMS is taking market share, right? If you look at Camlin, right? Camlin 5 years का जो data है sales growth, it's 3%. Last 1 year it's -4%. It's losing market share. And same is the story with Flair and Navneet as well, right? तो growth aspects पे काफी clear cut DOMS जो है वो एक superior company है. Look, 5 years data for DOMS is 19%. Camlin is 384, single digit है. 5 years profit data 29%, followed by Camlin and other two. राइट. सेल्स ग्रोथ रिसेंट 20%, बाकी सबका तो नेगेटिव परसेंट है, नवनीत का सिर्फ 2% है. प्रॉफिट ग्रोथ 43, बाकी सबका नेगेटिव है, नवनीत का 43 है. राइट. और सबसे इंपॉर्टेंट है री इन्वेस्टमेंट रेट. डोम्स का री इन्वेस्टमेंट रेट 225% है, बाकी का कैमलिन का भी 165% है, विच इज़ डिसेंट. फ्लेयर और नवनीत का थोड़ा कम है, डबल डिजिट्स में है. राइट. तो the high growth company, from the data that we see on the screen, it becomes very clear that DOMS is where the growth of the company is, right? इसका जैसे हमने कहा था कि market growth is 13%. We have to find companies which are growing at twice or more than twice the speed of the market growth rate, which is 13%. तो ये एक company है which is growing at more than 26% year on year, and इसका reinvestment rate का history for the last 5 years is better than the other 3 companies. तो ग्रोथ एस्पेक्ट्स में डोम्स इज अ क्लियर विनर. ऑब्वियसली मार्केट शेयर भी डोम्स का ज़्यादा है, इसलिए मैंने डोम्स को यहाँ पे विनर एक तरह से करार दिया था. बट ऑन दीज 2 पैरामीटर्स, द प्रोफाइल स्ट्रेंथ एज वेल एज ग्रोथ, DOMS is a clear-cut winner. The next parameter that we analyze these companies on is sustainability, right? तो sales growth का अच्छा होना, sales growth का ज़्यादा होना बहुत important है. But सिर्फ sales growth देखकर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, बिकॉज जब सेल्स ग्रोथ आता है देयर इज अ कॉस्ट टू दैट सेल्स ग्रोथ. सो फॉर एग्जांपल जो भी ये सेल्स नंबर्स दिख रहे हैं, व्हाट इज द कॉस्ट बिहाइंड इट? क्या वो पैसा इक्विटी डाइल्यूशन से आया है या फिर इंटरनल क्रैश अक्रूवल से आया है, राइट? डेट से आया है, बैलेंस शीट कितनी स्ट्रॉन्ग है, इन्वेस्टर्स कितना पैसा बना रहे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, राइट? ये सारी चीज़ें मैटर करती है, राइट? सो सस्टेनेबिलिटी में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स दैट वी नीड टू लुक एट. क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ नथिंग बट कि अगर 100 रुपये किसी इन्वेस्टर ने बिजनेस में लगाए हैं तो उसको कितना फ़ायदा हुआ है. सो whatever the profitability that the company had or the management had, did it trickle down to the equity shareholder? That is the thing which ROE tells us, right? और पिछले 3 साल का अगर मैं ROE देखूँ यहाँ पे, वो है 24% डोम्स का. Other 3 companies, 8% is Camlin, which is fairly low. We don't look at this company any further, right? Flair is 22%, which is decent, and Navneet is 12%. We do not look at Navneet in future as well, because ये structural growth companies है, ये cyclical companies नहीं है कि इनका पिछले 3 साल का अगर ROE 8% है, 7% है, तो सडनली 25% या 30% हो जाएगा. ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनीज है, और स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनीज का पिछले 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का ROE जो है, वी नीड टू लुक एट ROEs which are more than 25%, right? A 25% plus ROE is a good ROE. A 20% plus ROE is a decent, fair ROE, right? तो return on equity जो DOMS का है, which is more than the other 3 companies, right? Return on capital employed भी DOMS का सबसे ज़्यादा है as compared to the other 3 companies. That's why DOMS becomes the winner on the sustainability of the business. The business model is a fairly sustainable model which DOMS has, right? It could be a good long-term investment. There is no cyclicality. Obviously, it's not a cyclical sector, but growth के साथ sustainability भी दिख रही है, right? Now, the ROE that we spoke about is dependent or a function of 2 things. One is profitability and other is efficiency. तो अगर ROE अच्छा आता है, it's because of the net profit margin multiplied by the asset turns, right? Profitability and efficiency, a company which is good on both these things, profitability and efficiency, will give a better ROE, right? So if you look at profitability, there are 3 margins that we cover over here: gross profit margin, operating profit margin and net profit margin, right? तो अगर आप देखोगे, फ्लेयर और नवनीत का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 50% है और डॉम्स और कैमलिन का 40% है,
राइट? तो फ्लेयर और नवनीत का जो 50% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, which is more than that of DOMS and Camlin, what is it trying to say? What gross profit margin tries to tell us is that the company with a higher gross profit margin is in a better position to transfer or pass on the increase of the prices of raw materials to the end customers, right? तो यहाँ पे raw materials जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो 3 raw materials है. एक तो plastic है, which is a derivative of oil, right? The second is wood and third is paper. तो इन जो भी 3 कमोडिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, इस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस दिखते हैं, राइट? या बहुत ज़्यादा सप्लाई साइड फ्लक्चुअलिटी दिखती है, फ्लक्चुएशंस दिखते हैं, सिक्लिकलिटी दिखती है, राइट? अ कंपनी विच हैज़ अ हायर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन has the ability to pass on the increase of the prices of raw materials to its end customers. For example, अगर एक पेंसिल 10 रुपये में बिक रही थी और उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 रुपया है, राइट? अगर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8 रुपये बन जाता है क्योंकि वुड जो है वो महंगा हो गया, तो फ्लेयर जो है वो पेंसिल 12 रुपये में बेचेगा, विच अ कैम्बलिन और अ डॉम्स विल नॉट बी एबल टू डू, और लोग वो 12 रुपये की पेंसिल आकर खरीदेंगे. Why is that? It happens because of a better brand recall. These companies have better pricing power than the companies which are having a low gross margin, right? तो फ्लेयर और नवनीत ने अपने ब्रांडिंग पे इतना काम किया है जिसके वजह से even if they are selling the item for a higher price, there would be customers who will flock to their stores and buy that product. तो ये gross profit margin कहने की कोशिश कर रहा है. तो एक तरह से brand value of Flair and Navneet, or the products which are made by Flair and Navneet, are better than the brand value of the products which are made by DOMS and Camlin. ये एक चीज़ है, right? The operating profit margin, what is it trying to tell us now, right? DOMS का operating profit margin expand कर रहा है, and the last 1 year और 2024 में उसका operating profit margin 18% था, right? Camlin का operating profit margin fluctuate कर रहा है and it was 9%, the recent one. Flair has 18% gross margin. It's a structural gross profit margin. मतलब ये expand नहीं करता है, contract नहीं करता है, cyclical नहीं है, एक ही तरह का gross profit margin 17-18 वही चलता रहता है, right? And Navneet का contract कर रहा है and the recent gross profit margin that it had was 17%, right? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, there are 2 companies which stand apart. One is obviously the one which has an expanding gross profit operating profit margin, and one which has a structural operating profit margin, and both of them have an operating profit margin of 18%, right? Operating profit margin tells about the operating efficiency of the business. Business को management कितनी अच्छी तरीके से चला रहा है, राइट? जो भी एसेट्स आ रहे हैं बिजनेस में या फिर जो भी एसेट्स लगा रहे हैं बिजनेस में, क्या वो एसेट्स सही तरीके से रेवेन्यूज में, आर दोज एसेट्स बीन एफिशिएंटली यूज्ड to convert into sales or revenues, right? That is what the operating profit margin tells us, right? How is the working capital cycle? Is the receivable days less than what the receivable days of the competitors is? Is the management able to churn out inventory from the system at a faster pace, right? Is the management able to collect cash from its customers once realizations happen or sales happens or profit has been kind of recorded in the books, right? ये सारी चीज़ें जो है वो operating margin बताता है हमको how efficiently the business is being run, right? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, right, भले DOMS का gross profit margin कमज़ोर है as compared to Flair. Flair is 50%, but DOMS is 40%, but still DOMS is at par with Flair when it comes to the operating profit margin, which means that DOMS has better efficiency, operating efficiency than Flair, right? अगर आप इसका asset turns देखोगे 1.68 है, जबकि Flair का 1.08 है. Receivables is 15 days, मतलब पैसा collect कर रहा है 15 दिनों में. यहाँ पे Flair is not able to collect money from its kind of customers, 77 days. So inventory days at DOMS is 92 and Flair it's 147. CFO to PAT is 1.4.
फ्लेयर इज नॉट एबल टू कलेक्ट मनी फ्रॉम इट्स कस्टमर्स, इसका 0.6 है, राइट? तो एफिशिएंसी पे ऑब्वियसली डॉम्स इज द विनर, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, द फैक्ट दैट Flair has 18% operating profit margin and a far better gross profit margin, I have put Flair as the winner with kind of with regards to EBITDA margins. क्योंकि एक metric हम भूल गए which is net profit margin, इसमें भी Flair is beating DOMS by 3%. तो DOMS का operating profit margin 18% है but net profit margin 10% है. 8% का जो ये ड्रॉप है, इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि डॉम्स इज अ हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट इसका ज़्यादा है, जिसके वजह से इसका डिप्रिसिएशन जो नॉन कैश एक्सपेंस है वो ज़्यादा है पीएनएल पे, एंड सेकेंडली द फैक्ट दैट इट हैज़ टेकन सम डेट वो इसके प्रॉफिटेबिलिटी में रिफ्लेक्ट कर रहा है, जबकि फ्लेयर के बैलेंस शीट पे या फिर उसके पीएनएल पे इतना ज़्यादा डेट नहीं है. फ्लेयर ने बहुत रिसेंटली एक साल पहले आईपीओ किया था एंड इट रेज्ड लाइक 598 crores एंड वट एवर मनी दैट इट रेज्ड फ्रॉम दैट आईपीओ इट क्लियर्ड इट्स डेट. तो इसलिए बैलेंस शीट पे डेट या इंटरेस्ट कॉस्ट, पीएनएल पे इंटरेस्ट कॉस्ट इतना नहीं दिख रहा एंड इट्स अ फेयरली एसेट लाइट मॉडल. 23% है फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट. तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग है फ्लेयर के प्रोडक्ट्स का, फ्लेयर उसको एक तरह से आउटसोर्स कर रही है थर्ड पार्टी एक तरह वेंडर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बल्कि यहाँ पे डॉम्स क्लियर कट एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर दिख रहा है. तो डॉम्स अपने खुद का मैन्युफैक्चरिंग 13 प्लांट्स करीबन डॉम्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, राइट फ्रॉम द कंसेप्शलाइजेशन टू द मैन्युफैक्चरिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन. इट्स अ फेयरली वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर. दैट्स वाई यू सी दैट the net profit margin of DOMS is less as compared to Flair because of the depreciating cost plus the debt which it has on its balance sheet, right? So this was profitability and efficiency, and profitability and efficiency somewhere get multiplied into return on equity. Now, right? Three parameters which will help us judge the margin of safety in these businesses: free cash flow, valuation के लिए P एंड डिविडेंड यील्ड, राइट? तो अगर आप पिछले 10 साल का फ्री कैश फ्लो देखोगे चारों बिजनेसेस का, सो डॉम्स इज अ मैसिव -280 crore, राइट? Camlin -28 crore, Flair is -161 crore and Navneet is a positive 956 crores, right? तो नवनीत अपने बिजनेस में कुछ री इन्वेस्ट ही नहीं करता है, जो भी पैसा है उसको सेविंग्स में डालता है, इसलिए नवनीत का जो फ्री कैश फ्लो है वो 956 crores है. जबकि आप बाकी जो कंपनीज देखोगे, जैसे इसका डॉम्स का 225% री इन्वेस्टमेंट रेट है, इसलिए इसका फ्री कैश फ्लो कम है. फ्री कैश फ्लो इज व्हाट? CFO, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस केपेक्स. तो अगर केपेक्स कोई ज़्यादा कर रहा है तो फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में ही रहेगा. इवन इफ यू लुक ओवर ईयर, यू नो, -161 crore फ्लेयर का free cash flow because it has a reinvestment rate of 97%, right? So if you reinvest a lot of money into your business for future growth, then your free cash flow would be a negative free cash flow. तो नवनीत जो है free cash flow positive company है, but इसका जो growth है वो कुछ है ही नहीं, frankly speaking, right? ये reinvestment rate नवनीत का 34% है, which is very very small for a small cap company. So if you look at the P's of all these four companies, नवनीत का P सबसे कम है, 16 का है. नवनीत का ग्रोथ भी बहुत कम है, कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्री कैश फ्लो कंपनी है, सारा पैसा जो कमाती है कैश में वो अपने सेविंग्स में लगा देती है, कोई ग्रोथ वगैरह करना नहीं है इस कंपनी को, इसलिए मार्केट ने इसको सबसे कम P दिया है. मुझे समझ में नहीं आता कैम्बलिन को 59 का P क्यों दिया है. मुझे इसमें कोई ऐसा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स या फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ना, इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 20-25% से ज़्यादा है, बट फिर भी उसको 59 दिया है. काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन है इस कंपनी के, राइट? फ्लेयर का जो वैल्यूएशन 25 है, मुझे लगता है कि एक फेयर वैल्यूएशन है ये, राइट? फॉर द ग्रोथ, नॉट अ वेरी हाई ग्रोथ रेट, बट इसके जो प्रॉफिटेबिलिटी है 13% और इसके जो एफिशिएंसी है ऑन दैट इट गॉट अ P of around 25, right? DOMS is a very high growth company. इसको ज़्यादा P मार्केट ने दिया है and it's completely justified. 83 का P है. The P is almost twice than the profit growth of the company. तो अगर 43% से पिछले 4 क्वार्टर्स में कंपनी ग्रो की है, so P is twice that of the growth rate, right? Even if you look at the dividend yield, सबसे ज़्यादा dividend yield जो है नवनीत का है. तो नवनीत पैसा कमाता है बिजनेस से, फिर से बिजनेस में री इन्वेस्ट नहीं करता है, बट
इन्वेस्टर में बांट देता है, तो 1.88% इज अ फेयरली डिसेंट डिविडेंड यील्ड, राइट। बाकी 3 कंपनीज का डिविडेंड यील्ड इज वेरी फेयरली मिनिमम। फ्लेयर तो 0 देता है डिविडेंड यील्ड, कुछ डिविडेंड ही नहीं देता है, राइट। तो अगर किसी को डिविडेंड से एक तरह से पैसा कमाना है तो नवनीत इज द ऑप्शन फॉर सच इन्वेस्टर्स, बट यू हैव मल्टीपल अदर स्टॉक्स, better stocks in PSU space, stocks like Nestle which have a better dividend yield than let's say a Navneet, right? आप small cap, mid cap में invest इसलिए कर रहे हो because you want capital gains, and Navneet is not able to give you those kind of capital gains. Also, if you look at Camlin, the P is very very high. इतना expensive P for a company which is giving -4% sales growth, -46% profit growth का 59 का P लेके बैठी है कंपनी, डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, राइट। फ्लेयर का जो पी है वो 25 का है, काफ़ी रीजनेबल लगता है। ऑब्वियसली यू डू नॉट सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन फ्लेयर एज वेल, बट इसके एबिटा मार्जिन्स और थोड़ा बहुत प्रीमियमाइजेशन जो कर रही है, इसके तो तीनों मार्जिन्स जो है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एज वेल एज नेट प्रॉफिट मार्जिन आर बेटर देन द अदर 3 competitors. That's why the market has given a P of 25 to Flair, but DOMS has the maximum P of 83 because it's the high growth company. It's more of a market leader over here, growing at a faster pace than these 3 other companies, right? So that's how the margin of safety worked in this space, and obviously Navneet kind of wins over here because it has free cash flow, it gives a dividend yield of 1.88, and it has the lowest P by far, right? But if you look at the guidance which is given by the management, so we need to understand that the market is growing at 13%. So Navneet wants to grow at the same percent, 13 to 15%, and it wants to get to 12 to 15% operating profit margin. So Navneet is fairly confident कि इसका जो 17% है operating profit margin वो contract होके 15% बन जाएगा over a period of time, right? No growth in this company, right? Flair again wants to grow at the pace at which the market is growing, 11 to 12%, but it wants to maintain an operating profit margin of 18 to 20%. So इसका जो भी खेल हो रहा है ये मार्जिन्स पे खेल हो रहा है, राइट। कैमलिन ने कोई गाइडेंस नहीं दिया है, बट द गाइडेंस विच इज गिवन बाय डोम्स इज अ फेयरली इंप्रेसिव गाइडेंस कि 25% सेल्स ग्रोथ देना चाहती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% का एक तरह से कंपनी दे रही है, राइट। सो ग्रोथ पैरामीटर्स पे डोम्स इज अ क्लियर कट विनर, एंड हाउ डज इट वांट टू डू इट? इट वांट्स अ केपेक्स, इट इज डूइंग अ केपेक्स ऑफ अराउंड 450 crores. तो डोम्स का जो हीरो प्रोडक्ट है पेंसिल है, which has a total addressable market of 1800 crores. So DOMS जो है, it wants to get into pens which has a market of around TAM of around 10,800 crores. तो DOMS देखता है कैमलिन और फ्लेयर को और बोलता है कि यार मैं तो पेंसिल में हूँ जो कि एक बहुत छोटा टैम वाला है, उसमें भी 32% मार्केट शेयर लेके मैं लीडर बन चुका हूँ, बट आई वॉन्ट टू गेट इन टू पेन्स, दैट्स वाई ये 450 crores जो आ रहा है, इट वॉन्ट्स टू मैन्युफैक्चर पेन्स, राइट। बहुत सारा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस ये कंपनीज करते हैं बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सेट अप योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ऑल यू हैव टू डू इज क्रॉस सेल अदर प्रोडक्ट्स। तो एक तरह से डोम्स हैज़ अक्वायर्ड अ कंपनी विच इज़ इन टू बेबी हाइजीन, जो बच्चों का जो हाइजीन प्रोडक्ट्स है वो एक तरह से अपने डिस्ट्रीब्यूशन में एक तरह से क्रॉस सेल करना चाहता है। सेकेंडली इट हैज़ अक्वायर्ड अ कंपनी विच इज़ इन टू school bags, जो bags बनाते हैं, that is something it wants to sell. And obviously the fact that it is very strong in north and west, it wants to grow its distribution in south and east as well, right? So this is the growth plan which DOMS has, right? Flair wants to sell more mass premium pens, so premiumization is what Flair wants to do, right? इसके भी new categories आ रहे हैं, but the categories are more on the household side. जो स्टील के bottles वगैरह होते हैं जो किचन्स में इस्तेमाल करते हैं, वो ये कंपनी बनाने की कोशिश कर रही है, and for that it has invested a capex of around 230 crores, right? नवनीत तो बस रुका हुआ है कि जैसे करिकुलम चेंज होगा महाराष्ट्र और गुजरात के बोर्ड्स का, तो जो नया करिकुलम आएगा उसकी वजह से उसकी किताबों की खपत ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि जो पुराना करिकुलम होता है तो वो रीसेल की ही किताबें एक तरह से बिकती है। सो नवनीत का तो कोई क्लियर कट गाइडेंस या ड्राइवर इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है। कैमलिन हैज़ नॉट गिवन अ वेरी क्लियर कट गाइडेंस एज वेल, राइट। फ्लेयर हैज़ गिवन अ डिसेंट गाइडेंस, बट the guidance to watch out is of DOMS, right? So out of all these companies, obviously DOMS is the clear cut winner, right? DOMS का अगर आप stock price भी देखोगे तो it has been going up for a very long time. बहुत recently, 1 साल पहले कंपनी लिस्ट हुई, करीबन यहाँ तक स्टॉक प्राइस 3000 लेवल तक गया। फिर डॉम्स का एक इन्वेस्टर है फीला, FILA नाम का एक इटालियन इन्वेस्टर है, इट्स अ स्टेशनरी कंपनी, अ ग्लोबल स्टेशनरी कंपनी विच हैड इन्वेस्टेड इनटू डॉम्स। उसने करीबन अपने 4% स्टेक्स डाइल्यूट कर दिए, जिसकी वजह से डॉम्स का स्टॉक प्राइस जो दिसंबर लास्ट वीक में काफ़ी गिर गया, एंड डॉम्स सिंस देन इज़ ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड, राइट। तो
right? So DOMS is a company which we can add to our watch list, and we have to see how this stock price consolidates over the next couple of months at least. And so this was a brief about the stationery sector. Hope you like this analysis. If you have, please like and share this analysis and follow the channel for more such update. There is no stock recommendation over here. Please do your own research when you invest in the stock markets. Thank you very much for your time. Take care. Bye-bye.